हेलो एवरीवन। और सब बढ़िया। तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट टू। पार्ट वन हो चुका है और आई होप आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, या कोई डाउट हो, या कोई सजेशन हो, तो फील फ्री टू लिव इट इन द कमेंट्स। और आज हम लोग पार्ट टू देख रहे हैं। एमबीआई भी आ जाएगा थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में कह सकते हैं, विद इन अ डे आपको एमबीआई का पार्ट वन मिल जाएगा और नेक्स्ट डे पार्ट टू मिल जाएगा। यानी कि 3-4 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। अगर एमबीआई का फर्स्ट पार्ट देख लिए, एमबीआई मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बहुत डाउट आ रहा है, हम समझ रहे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट देख लिए उसका, तो फिर सेकेंड पार्ट में ज़्यादा 2 से ढाई घंटे का लेक्चर है, तुम आराम से रुक रुक को भी देखोगे तो वो 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी किधर कंप्लीट करके रखो, ठीक है। एमबीआई पक्का डाल देंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन में मैक्सिमम। तुमको टाइम मिलेगा पढ़ने का, ठीक है, स्ट्रेस मत लो। अभी जो पढ़ रहे हैं इन हैंड उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ही बस मन कर रहा होगा कि ठीक है पढ़ना चाहिए भाई, तो वीडियो पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो जो कर रहे थे छोड़ दो उसको, कॉपी लो और बैठो। उसको सिनेमा जैसा नहीं देखना है कि बस मास्टर आया है पढ़ा रहा है कुछ या बोल रहा है, तुमको बस सुनना है, सुनने में अच्छा लग रहा है, वैसे नहीं, ठीक है। कॉपी लो, प्रॉपर बैठो और लिखो नोट्स। उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। नोट्स के बिना कुछ नहीं होता है। कॉपी लो, बैठो आराम से, सब कुछ समझ में आएगा। स्ट्रेस मत लो, बस कॉपी लो, थोड़ा ध्यान देके बैठो, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। पार्ट वन में हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें अपन देखे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और देखे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, ठीक है। क्या क्या था? दोनों में गोनैड था, दोनों में एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, दोनों में एक्सेसरी डक्ट्स थे, और दोनों में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, ठीक है। मेल में जो है ठीक है, मेल में जो गोनैड है, मेल में जो गोनैड है वो क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन और हार्मोनल प्रोडक्शन। एक्सेसरी ग्लैंड्स देखे, एक्सेसरी ग्लैंड मेल में 3 था, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स ऐसे डक्ट जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, फिर जैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखे हम लोग, जिसमें था पीनस, स्क्रोटम और टेस्टिस, ठीक है, जो बॉडी के बाहर है। इसमें से पीनस कोपुलेटरी ऑर्गन था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट थे जो कि ब्लड के हाइड्रोलिक प्रेशर से इरेक्ट हो जा रहे थे, वो सब देखे हम लोग। फीमेल में हम लोग गोनैड देखे, ओवरी, सेम काम रहेगा, ओवम का प्रोडक्शन और किसका प्रोडक्शन? हार्मोन का, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स थे इसमें भी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, जिसका नाम था बार्थुलिन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्की। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स हैं। एक्सेसरी डक्ट्स थे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, ये सब क्या था? एक्सेसरी डक्ट्स था। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या नाम है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि लोग वजाइना को समझते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन क्या है वो अगर हमने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, तो आप उसको कमेंट्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि मेल जो गैमेट है उसको, उसके बनने के प्रोसेस को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम। उसके बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं।
कैसे बनता है वो नहीं देखें, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। मेल का स्ट्रक्चर, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखिए स्पर्म का हम, कि हेड है, उसके ऊपर एक्रोजोम है, एक्रोजोम में अलग अलग जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट होता है और जोना लाइसिन प्रेजेंट होता है। हाइलुरोनिडेज बताए थे किसके काम आता है, अभी फिर देखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो स्पर्म का फिर देखिए नेक में जो है, नेक रहता है, मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प कर रहा था, फ्रुक्टोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करने में, एटीपी बनाने में। और फिर वो कहाँ यूज़ होगा, स्विमिंग में यूज़ होगा, जो कि कौन कर रहा था, टेल, ठीक है। इतना अपन देखिए मैमरी ग्लैंड के बारे में देखे कि वहाँ अलग अलग मेमरी लोब्स थे, 15 से 20 मेमरी लोब्स हैं, ठीक है। उसके बाद डक्ट्स होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे, वाइडर होगा मेमरी एम्पुला, फिर वहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट होगा जिससे सक आउट हो जाएगा मिल्क। जो निप्पल का एरिया है वहाँ से सक होता है मिल्क। निप्पल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया उसको एरियोला कह रहे थे। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको एल्वेलाई कह रहे थे। मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था प्रोलैक्टिन, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प कर रहा था ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए, ठीक है। ये है लेक्चर 2। अब आप अपन आगे क्लियर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करके आराम से आज बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा बट बेयर विथ मी, बेहतर आपको समझ में आएगा इससे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, अब मेल में गैमेट का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और फीमेल में गैमेट का बनना क्या कहलाता है, oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको क्या बोलेंगे, oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद मेल में कितना बनता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, ठीक है। 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी आगे देखते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, ठीक है। और फीमेल में जो oogenesis है उसके बाद क्या बनेगा, एक हैप्लॉइड oocyte, ये जिसको प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम। एक हैप्लॉइड oocyte, इसमें 4 बनेगा और इसमें 1 बनेगा, ध्यान रखने वाली बात ये है। चलो तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। अब याद होगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसके चारों तरफ यहाँ कॉर्नर पे कौन से सेल थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। कौन से सेल थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है। ये कौन से सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, माइटोसिस से। अब मान के चलो ये सब सेल सारा का सारा स्पर्म बना दिया, यूज हो गया, तो फिर अगला स्पर्म कौन बनाएगा, और एक इजैकुलेशन में 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सोर्स है वो भी खुद को मेंटेन करे। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा, ठीक है। फिर से क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि ये कहने का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया खत्म नहीं होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या होंगे, उनको काम मिलेगा, एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ अपन स्पर्मेटोगोनिया सेल मिल गया, स्पर्मेटोगोनिया सेल को अब काम मिलेगा, ठीक है। और वो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल को काम मिल गया, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। मान के चलो कि तुम अपने घर पे रह रहे हो, ठीक है। तुम सब कुछ काम कर रहे हो, तुम दूध भी ला रहे हो, सब्जी भी खिला रहे हो, फिर घर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो, तुम सब काम कर रहे हो, ठीक है। तो तुम काम करते करते एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गए और मम्मी को बोले कि हम जो है सब काम अब नहीं करेंगे, ठीक है। या तो हमको घर के अंदर का काम दे दीजिए या तुमको घर के बाहर का काम दे दीजिए। तो तुमको मिल गया घर के बाहर का काम, ठीक है, और तुम्हारे दूसरे भाई को मिल गया घर के अंदर का काम। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नया आदमी आया, तुम ही लोग मिलकर कर रहे थे सब काम पहले, और अब भी तुम ही लोग वो काम कर रहे हो। लेकिन अब क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया कि तुम बस बाहर का काम करोगे और वो बस घर के अंदर का काम करेगा। इसी इवेंट को, स्पेशलाइजेशन के इवेंट को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि हो तुम वही, लेकिन अब तुमको एक स्पेशल काम हो गया, तुम्हारे अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया। तुमको मोटरसाइकिल का चाबी मिल गया कि लो अब तुम ही घर के बाहर का काम करोगे तो तुम ही गाड़ी अपने पास रखो। तो कुछ चेंजेस आ गया तुम्हारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। हो तुम वही इंसान, हो तुम वही, बस तुम्हारे अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। जिस स्पर्मेटोगोनिया सेल को काम मिल गया कि भाई तुम जाओ स्पर्म बनाओ,
बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर स्पर्मेटोगोनिया घटेगा तो हम माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे। तुम जाओ स्पर्म बनाओ। तो ऐसे सेल जिनको काम मिल गया उनको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ ये? अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ है। अब होगा पहला डिवीजन, मियोसिस 1, और क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहला मियोसिस हो गया तो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे ही पहला मियोसिस होगा, अगर इसका प्लॉइडी 2n है, यानी कि इसके पास अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसका प्लॉइडी क्या हो गया? n। इसके पास कितना बच गया? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब फिर यहाँ होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। ठीक है, और मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा? स्पर्मैटिड। क्या बनेगा? स्पर्मैटिड। क्लियर है? स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होगा। सेल साइकिल एंड डिवीजन जब पढ़ाएंगे तब तुमको एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि एकदम याद रखना कि मियोसिस 2 जो है वो देखने में लगता है बस मियोसिस, बस नाम से है वो मियोसिस, फंक्शनली वो क्या है? माइटोसिस। मियोसिस 2 इज फंक्शनली माइटोसिस, बस माइटोसिस है, एन से एन हो गया, कुछ ऐसा साइंटिफिक नहीं होता इसमें। स्पर्मेटिड जो है फिर बन जाएगा क्या? स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटिड के स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना। देखो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है और यहाँ क्या है? स्पर्मेटोजोआ। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ये वाला प्रोसेस जो है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब याद करो, अपन पढ़े थे कि जैसे GnRH रिलीज होगा, मेल में हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो आके काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और क्या रिलीज कराएगा? LH और FSH। याद कर, LH एक्ट करता था किस पे? लेडिक सेल पे, और सिक्रीट कराता था एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन क्या कराता था? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कराता था? स्पर्मेटोजेनेसिस। GnRH रिलीज हुआ, GnRH आगे काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और क्या सिक्रीट कराएगा? LH और FSH। LH काम करता था लेडिक सेल पे और वो रिलीज कराता था एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो FSH था वो काम करता था सर्टोली सेल्स पे। किस पे काम करता था? सर्टोली सेल्स पे, और कुछ फैक्टर्स रिलीज कराता था जो कि किसमें हेल्प करते थे? स्पर्मियोजेनेसिस में। याद आया? चलो, स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ जो है ये अपना हेड जो है किसमें इम्बेड कर लेगा? सर्टोली सेल में। किसमें इम्बेड कर लेगा? सर्टोली सेल्स में। अपना हेड जो है स्पर्म अपना सर्टोली सेल्स में इम्बेड कर लेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा। समझ आया? वो नर सेल थे, सर्टोली सेल का नाम क्या था? नर सेल। और वो जो है इसमें क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन लेगा और खुद को थोड़ा मैच्योर करेगा। और फाइनली जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये सर्टोली सेल्स कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फाइनली जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज होगा कौन? स्पर्म, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे? उस इवेंट को बोलेंगे स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। क्लियर हुआ? पूरा इवेंट समझ में आया? पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल है, वो डिवाइड कर करके स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाते रहेगा ताकि स्पर्मेटोगोनिया का कमी ना हो। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जिस स्पर्मेटोगोनिया को काम मिल गया कि जाओ तुम जाके स्पर्म बनाओ, तुम टेंशन मत लो कि यहाँ कैसे मेंटेन होगा सब कुछ। ठीक है, तो जिस स्पर्मेटोगोनिया को काम मिल गया कि तुम स्पर्म बनाओ जाके, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के सामने 2n लिखे हैं हम, तो स्पर्मेटोगोनिया में कैसा होगा? 2n डिप्लॉयड होगा। ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा
और क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ मियोसिस 1 हो गया है तो प्लॉइडी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर 2n का मतलब है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट, एक सेट पूरा का पूरा, दूसरा सेट पूरा का पूरा, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था 2n, उससे सिंगल सेट हो गया 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और उसके बाद फिर मियोसिस 2 होगा तो वो स्पर्मेटिड बन जाएगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें एफएसएच हेल्प करता था, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल्स पे और कुछ फैक्टर रिलीज कराएगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस कराता था, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो है वो अपना हेड इम्बेड कर लेगा सर्टोली सेल्स में और क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। और फाइनली जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। 3 इवेंट है, तीनों क्लियर है। चलो इसी को प्यार से अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो, कोई बहुत दो पल चीज़ नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, 2n है इसका प्लॉइडी और नंबर कितना है 1। पहला मियोसिस किया, बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे n लिखा हुआ है इसका प्लॉइडी और इसका नंबर कितना हो गया, 1 से डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद मियोसिस 2 जो है, यहाँ मियोसिस 2 होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और वो क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड जो है 4 इन नंबर रहेगा, स्पर्मेटिड दिखेगा स्पर्मेटोजोआ टाइप का, स्पर्म टाइप का दिखेगा और उसका नंबर कितना होगा 4, ठीक है। 2 से डिवाइड करके 4 से बनाएगा, सिंपल सी बात है। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर वो सर्टोली सेल में जाके अपना हेड को एम्बेड कर देगा और उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर निकल जाएगा और उस इवेंट को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्लियर है। समझ में आया। तो कमेंट में बताओ कि 1000 स्पर्म बनाने के लिए कितना मियोसिस लगेगा। समझ में आया। 1000 स्पर्म बनाने के लिए कितना मियोसिस होना चाहिए। टाइम स्टैम्प यूट्यूब में एक फीचर आता है कि टाइम जितना भी अभी हो रहा होगा उतना टाइम लिख देना कि इसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। और बताना कि कितना मियोसिस होगा तब 1000 स्पर्म बनेगा। क्लियर हुआ। मेल हार्मोन सब बता चुके हैं, सब कुछ। ये जो फैक्टर्स बता रहे थे वो एबीपी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ा देता है। चलो oogenesis देखते हैं हम। यहाँ भी एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। चलो अब नया टॉपिक है अपना oogenesis। क्या है, oogenesis। मेल में स्पर्म बनेगा, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में ओवम बनेगा, ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। क्लियर है, सिंपल है, समझ आया। चलो अब देखो, जैसे स्पर्म जो है उसका प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर आदमी मेल जो है स्पर्म बना सकता है, लेकिन फीमेल जो है उसमें जितना ओवम बनना था वो फीटल स्टेज में ही बन जाता है, ठीक है। अभी हम फॉलिकल, ओवम के जगह फॉलिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तुमको तुरंत समझ आ जाएगा कुछ देर में ही कि हम फॉलिकल बोल रहे हैं तो ओवम से कितना अलग है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ समझ आएगा। अभी हम ओवम की जगह पे, ओवम समझ में आ रहा था फीमेल गैमेट, उसके जगह पे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं अभी फॉलिकल। क्लियर है, समझाएंगे कि फॉलिकल ओवम में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो अभी हम वापस से फॉलिकल पे स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल में जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है, लेकिन फीमेल में जितना भी ओवम बनना है, जितना भी फॉलिकल्स है, वो सारे के सारे बर्थ से पहले फीटल स्टेज में ही, यानी जब फीमेल चाइल्ड वूम के अंदर रहती है तभी बन जाता है जितना बनना है, ठीक है। और करीब 1 से 2 मिलियन फॉलिकल रहता है पर ओवरी, यानी कि
हर ओवरी में 1 से 2 मिलियन यानी कि करीब 10 लाख से 20 लाख फॉलिकल रहता है पर ओवरी। समझ आया? अब लिख लेते हैं इसको, पर ओवरी 1 to 2 मिलियन क्या रहेगा? फॉलिकल। क्या रहेगा? फॉलिकल। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये लड़की जब पैदा हुई, फिर धीरे धीरे खेलते कूदते धीरे धीरे बड़ी हुई और यहाँ पहुँची है प्यूबर्टी पे। ये जो इवेंट है ये क्या है? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे इसके पर ओवरी करीब 60 to 80,000 फॉलिकल ही बचता है, बाकी सारा डी जनरेट कर जाता है, बाकी सारा डी जनरेट कर जाता है। यानी कि 1 से तो 10 से 20 लाख से शुरू किए थे फीटल स्टेज में, और प्यूबर्टी पहुंचते पहुंचते मोस्ट क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ नहीं बोलेंगे बट एक कंसिडरेबल नंबर, यानी सोचो 10 से 20 लाख से आ गया वो 60,000 पे। समझ आया? ऑलमोस्ट 90% जो है फॉलिकल डी जनरेट कर गया। पर ओवरी 60 to 80,000 फॉलिकल ही बचते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, पहला को क्या बोलते हैं? मेनार्क। ये वाला गलत है, इस पर मेनार्क। ठीक है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो पहली बार ओव्यूलेशन वहीं पर होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ओवम बनता कैसे है। ठीक है, देखो ओवम को समझने के लिए तुमको टॉफ़ी इमेजिन करना होगा। टॉफ़ी, ठीक है, टॉफ़ी तुम खाते हो, टॉफ़ी बोल रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट छोटा वाला 1 रुपये एक लेयर्स। खाते तो चॉकलेट है, लेकिन खरीदते क्या है? टॉफ़ी पूरा का पूरा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही चॉकलेट मिलता है, मतलब चॉकलेट हाथ में दे दिया हमको, वैसा तो नहीं है। तो जो अंदर का पार्ट है उसको बोल रहे हैं हम oocyte। वो है एक्चुअली में oocyte, वो है एक्चुअली में वो चीज़ जो फ्यूचर में जाके ओवम बनेगा। ठीक है, और जो बाहर है वो रैपर है, उसका क्या है? रैपर है। ठीक है, अब देखते हैं, जब ये जो अंडा है, एग है, उसका प्रिमिटिव स्टेज, उसको कह रहे हैं हम प्राइमरी oocyte। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी oocyte। सिंपल है, प्राइमरी oocyte। और उसके चारों तरफ जो है कुछ कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, ये कौन से सेल हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स। और इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं? फॉलिकल। इसी को क्या कह रहे हैं हम? फॉलिकल। अब समझ आया? फॉलिकल कुछ नहीं है, जो ओवम है, oocyte है, जो एग है, उसके चारों तरफ कुछ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, तो उन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं? फॉलिकल। क्लियर हो गया? फॉलिकल मतलब टॉफी प्लस रैपर। क्लियर है? अब दोनों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा, रैपर का डेवलपमेंट अलग होगा और टॉफी का डेवलपमेंट अलग होगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ एक लाइन बना लेते हैं। देखो, ये हम लिख लेते हैं फॉलिकल और यहाँ लिख लेते हैं हम oocyte। ठीक है, देखो सबसे पहला जो ये अभी हम फॉलिकल बनाए, ये है प्राइमरी फॉलिकल। इसमें होगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है इसके अंदर। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स है, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। यही फॉलिकल ओवरी में रहता है। और ये प्राइमरी oocyte जो है ये अपना मियोसिस शुरू करता ही है। मियोसिस 1 शुरू ही किया, उसके प्रोफेज 1 में 5 फेज होता है, उसमें डिप्लोटीन में जाके फंस गया ये। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस 5 होता है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन। बस यहाँ डिप्लोटीन में आके ये अरेस्ट हो गया है, फंस गया है। जैसे ही बर्थ हुआ, यानी फीटल स्टेज में जब था, तभी प्राइमरी oocyte बना, वो अपना मियोसिस शुरू किया, तो बोला मियोसिस 1 करेंगे हम। करो भाई मियोसिस 1। तो उस मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में गया। प्रोफेज 1 के जैसे ही 5 स्टेज था, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस। डिप्लोटीन पहुँचते पहुँचते ये उसमें अरेस्ट हो गया, फंस गया जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके फंस गया डिप्लोटीन में, और ये पूरा का पूरा प्यूबर्टी डिप्लोटीन में ही रह गया, ये प्राइमरी oocyte। जैसे ही प्यूबर्टी रीच की कोई फीमेल, तो अब जो है क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल डेवलप किया और उसके चारों तरफ और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आके ऐड हो गए। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं
इसके चारों तरफ और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स आके ऐड हो गए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन इसके अंदर जो ये था ऊ साइड, उससे छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, तो वो तो वही रहेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था, उसके साथ तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई भी छेड़छाड़, इसलिए कैसा रह गया, प्राइमरी oocyte। ये वही रह गया। क्लियर है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के साथ क्या हुआ, ये मान के चलो ये है सेकेंडरी फॉलिकल, इसके और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आके ऐड हो गए। फिर जो है तीसरा लेयर आके फिर से ऐड होने लगा, और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आके ऐड हो गया इस पे, और इसके अंदर एक कैविटी बन गया, इसके अंदर एक कैविटी बन गया। इस कैविटी को क्या कह रहे हैं, एंट्रम। ठीक है। प्राइमरी oocyte है जो टॉफी है अपना, उसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, तो उसको मिला के कह दिए प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। इसके ऊपर दूसरा और एक लेयर चढ़ गया, अब इसको बोल दिए सेकेंडरी फॉलिकल। इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया, उसको बोल दिए टर्सरी फॉलिकल। ठीक है। टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है जिसका नाम है एंट्रम। ठीक है। और ये एंट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओव्यूलेशन के लिए। कैसे, अभी आगे देखेंगे। एंट्रम जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ, टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ, तो प्राइमरी oocyte जो है बोला कि बहुत दिन हो गया भाई, बहुत दिन से हम डिप्लोटीन में हैं, अब हम नहीं रह पाएंगे। अब तो ये अपना किस क्या कर लिया, मियोसिस कंप्लीट कर लिया, और प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस 1 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट, संपला। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल जैसे ही बना, जैसे ही प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया, और क्या कहलाने लगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी क्या होगा, 2n। यहाँ भी प्राइमरी oocyte है 2n। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n। क्लियर हुआ। अब प्राइमरी oocyte जैसे सेकेंडरी oocyte बना, तो एक स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था। उसी तरह एक प्राइमरी oocyte डिवाइड करके 2 सेकेंडरी oocyte बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या बनाया, एक ही बनाया। एक प्राइमरी oocyte जब डिवाइड किया तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, तो एक प्राइमरी oocyte बना, लेकिन दूसरा वाला जो है उसका नाम रख दिया गया पोलर बॉडी। क्यों, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं। समझ आया, एक बाप का 2 बेटा, तो दोनों का आधा आधा जायदाद मिलना चाहिए था, बट एक सब लेके चला गया, दूसरा को कुछ नहीं मिला, तो वही है पोलर बॉडी। प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको कुछ नहीं मिला ना, कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ मिला एनर्जी, बस बेचारा को होता ना, आधा नाम का न्यूक्लियस, मतलब आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम देके भेज दिया गया कि जाओ तुम पे एनर्जी वेस्ट नहीं करना है हमको, हमको कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कहानी। आगे देखो क्या हुआ। ये सेकेंडरी oocyte जो है अब मैच्योर हो गया, कि अब हम बढ़ गए भाई, और इसका नाम हम लोग उसको प्यार से बुलाने लगे ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। ठीक है। और यहाँ जो सेकेंडरी oocyte बना, ये लगे हाथ ये सेकेंडरी मियोसिस 2 भी शुरू कर दिया। बहुत दिन से हम थे मियोसिस 1 में, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हम नहीं रुकेंगे, हम फट से मियोसिस 2 चालू कर देंगे। बोला ठीक है भाई, कर दो मियोसिस 2 चालू। ये मियोसिस 2 चालू किया है, ख़त्म नहीं किया है अभी तक। इसी कौन है, सेकेंडरी oocyte ही है, और ये मन बना लिया है अपना कि हम जो है मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये फिर फंसने का आदत है इसको, ये फिर क्या किया, आके मेटाफेज 2 में फंस गया। मियोसिस 2 शुरू किया, यानी प्रोफेज 2 क्लियर किया, मेटाफेज 2 में जैसे ही पहुंचा, इसको M2 नहीं लिखते हैं, तो लिखते हैं मेटाफेज 2 में जाके ये क्या हुआ,
फंस गया। समझ आया? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, और ये मेटाफेज 2 में जाके फंस गया, और उसी अवस्था में जब ओव्यूलेशन हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte इसी अवस्था में निकल गया। ये तब तक अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक इसके पास कोई स्पर्म नहीं आ जाता है, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। स्पर्म आएगा तो सेंट्रियोल देगा इसको, जो कि मेटाफेज के जो मेटाफेजिक इक्वेटर पे पड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स, उसको खींचने के लिए सेंट्रियोल चाहिए ना, वो है ही नहीं बेचारे के पास, फंसा हुआ है। जब तक स्पर्म नहीं आएगा सेंट्रियोल लेके, तब तक ये मेटाफेज 2 कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो देखो, दिक्कत बच्चों को यही होता है कि अरे कब प्राइमरी है कब सेकेंडरी है, प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, ये कैसे हुआ? तो दोनों का अलग अलग डेवलपमेंट है। प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं क्योंकि अंदर जो oocyte है वो तो है ही, उसके चारों तरफ एक लेयर है सेल, तो प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा लेयर ऑफ सेल आ गया, लेकिन अंदर का oocyte तो वही रहा ना, इसलिए उसको प्राइमरी oocyte ही कह रहे हैं। जब टर्शरी फॉलिकल, तीसरा जो वाला लेयर जब आ गया और फ्लूइड फील्ड कैविटी अब उसमें बनने लगा, तब जो है वो अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना। फिर तुरंत बोला हम सेकेंडरी oocyte जो है हम आगे और डिवीजन करेंगे। सब बोला करो भाई मियोसिस 2 करो। मियोसिस 2 जैसे किया, देखा क्या रे मेरे पास तो है ही नहीं सेंट्रियोल, तो जब तक स्पर्म लेके नहीं आएगा तब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेटाफेज पे जाकर रुका हुआ है, मेटाफेजिक प्लेट पे अपना क्रोमोसोम बिछा के वेट कर रहा है, कोई आएगा पकड़ के ले, हेलीकॉप्टर से उठाने आएगा तब ना, वो वेट कर रहा है। और इधर टर्शरी फॉलिकल डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। लेकिन ये जो है सेकेंडरी oocyte जो है, ये अपना काम वेट कर रहा है कि आएगा कोई हेलीकॉप्टर से हमको उठा के ले जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है, ये टर्शरी फॉलिकल जो है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स आके ऐड हुआ है वो अरेंज हो जाता है लेयर में, एक थीका इंटरना में और एक थीका एक्सटर्ना में, यानी एक अंदर का लेयर बना लेता है और एक बाहर का लेयर बना लेता है। और जो अंदर का लेयर है थीका इंटरना, वो दम भर के एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा? दम भर के एस्ट्रोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रुक के समझने की बात है कि इसके अंदर थीका इंटरना और एक्सटर्ना दो भाग में ये अरेंज हो जाता है। इसके चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल्स अरेंज होते हैं ना, ग्रेनुलोसा सेल्स जो अरेंज हैं वो एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना में अरेंज है, एक अंदर और बाहर का लेयर है। और ये थीका इंटरना जो है ये दबा के एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? दबा के एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस में ये सब पूरा नाटक कहाँ हो रहा है? ये पूरा नाटक हो रहा है ओवरी के अंदर। लेकिन ये पूरा नाटक जो ओवरी के अंदर हो रहा है, इसमें जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ये जाके वहाँ पे ओवरी के अंदर जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसको मोटा कर रहा है। समझ आया? इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है उसको मोटा कर रहा है कि अरे इधर से हम भेज रहे हैं गेस्ट को, प्रिपेयर करो, वहाँ तैयारियां शुरू करो। तो एस्ट्रोजन जो रिलीज करेगा थीका इंटरना, वो किसको प्रिपेयर करेगा? इंडोमेट्रियल लाइनिंग को। बहुत सारा वास्कुलेशन हो जाएगा, वास्कुलराइजेशन, यानी कि जो नया नया टिश्यू बन रहा है उसके अंदर ब्लड वेसल जो है अच्छा खासा हो जाएगा कि आएगा जब इम्प्लांटेशन अगर हो गया, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है ओवम, उधर से स्पर्म आके अगर मीटिंग हो गया, जाइगोट बन गया, तो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है बारात आ गए तब हम श्योर नहीं थे कि बाराती आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए हम कुछ बुकिंग ही नहीं की, वो तो नहीं होगा ना। बाराती धोखा भी दे दिया तो उनको तो अपना रसगुल्ला का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वही ये लोग तैयारी करके रखा है। तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएगा, इसलिए रुक के बता दिया। चलो, तो ये कहानी पूरे अच्छे से समझ में आया। और यही सेकेंडरी oocyte जो है ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा, क्या करेगा? रप्चर करेगा, फटेगा, तो ये क्या रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। इसी को अभी ओवम कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये ओवम है नहीं, पर ठीक है, सेकेंडरी oocyte को ही कहते हैं ओवम। इसको क्या कहते हैं? ओवम। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो, इसी को प्यार से यहाँ साफ सफाई से लिख दिए हैं, देख लो। एम्ब्रायो स्टेज में 1 से 2 मिलियन oogonia पर ओवरी होता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल। डी जनरेट करते करते ये प्यूबर्टी पे जैसे ही पहुंचेगा तो 60,000 से 80,000 फॉलिकल पर ओवरी बचा रहेगा। अभी तक जो देख रहे हो, हम बोले थे ना अच्छे से समझ में आएगा,
पेपर लेके पेन लेके बैठे होते तो अभी बेहतर होता कि नहीं सिचुएशन। अभी भी है, पेपर पेन लेके बैठो चुपचाप और इसको पॉज करके या 10 सेकंड पीछे जाके फिर से सुनो और उसको नोट करो। समझ आए? चलो, अब एफएसएच का एक्टिविटी बढ़ गया, एलएच और एफएसएच का एक्टिविटी बढ़ रहा था, तो जीएनआरएच तो फीमेल में भी रिलीज होगा ना। जीएनआरएच रिलीज हुआ तो एलएच एफएसएच इसमें भी आया। तो एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? फॉलिकल का डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा, यानी ओवरी में जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही काम करना शुरू किया तो फॉलिकल जो है डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो फॉलिकल पहले प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर कैसा है? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल, उसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। क्यों? क्योंकि बेचारा डिवीजन ही नहीं किया है। और ये कहाँ है? अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 में। कौन से स्टेज पे? डिप्लोटीन पे। कौन से स्टेज पे? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जाके अरेस्टेड है। क्लियर है? चलो, अब ये मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट किया अपना, टर्शरी फॉलिकल जैसे ही बना, तो ये मियोसिस 2 अपना फटफट कंप्लीट कर लिया और उसका अपना नाम क्या चेंज कर लिया? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मियोसिस 2 फट से स्टार्ट भी हो गया कि हम मियोसिस 2 स्टार्ट करेंगे भाई दन से। टर्शरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाया? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है? सेकेंडरी oocyte ही है। क्यों? क्योंकि फिर बेचारा फंस गया है मेटाफेज 2 में जाके, मेटाफेज 2 में आके फंस गया है। जब फर्टिलाइजेशन हो कंप्लीट हो जाएगा तब मियोसिस 2 जाके कंप्लीट होगा उसका। क्लियर है? ये है, इस इवेंट को बोलते हैं oogenesis या फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल्स बन रहे हैं। oogenesis क्योंकि ओवम के कॉन्टेक्स्ट में नाम रखा गया है, और फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्योंकि फॉलिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में नाम रखा गया है। क्लियर है? चला, ये वही है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। प्राइमरी फॉलिकल है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, देखो ये एंट्रम है। एंट्रम धीरे धीरे, ये इंटरेस्टिंग बात है, सुन लो। ओव्यूलेशन, ये इसको ओव्यूलेशन टॉपिक दे देते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये लोग धीरे धीरे। और जैसे ही फ्लूइड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये देखो ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा फ्लूइड फूल गया, तो ये धीरे धीरे इसको रप्चर करवा के बाहर निकाल देगा, फेंक देगा। और ये देखो इसको फेंक दिया, ओवम को बाहर निकाल दिया, यानी सेकेंडरी oocyte को। ओवम क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्लियर है? और ये सेकेंडरी oocyte जो है बाहर निकल गया, तो ये ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसका oocyte बाहर निकल गया, तो ये जो बच गया इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। इंपॉर्टेंट बात है ये, कॉर्पस लूटियम दबा के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन रिलीज करेगा और उससे ज़्यादा ये क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। थीका एंटरना जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है, और प्राइमरी कॉर्पस लूटियम का प्राइमरी काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करना। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? जो एस्ट्रोजन लाइनिंग बनवा के रखा था, याद है, ऑर्डर दे के रखा था, वो प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करेगा। और प्रोजेस्टेरोन ये भी इंश्योर करता है कि मायोमेट्रियम पागल ना हो जाए, क्योंकि मायोमेट्रियम जो है उसके ऊपर ही एंडोमेट्रियम का लाइन है। अब मायोमेट्रियम पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन करने लगा, तो क्या होगा? पूरा एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन ये भी इंश्योर करता है ये पगला जो है मायोमेट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट ना करने लगे और सारा एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को शेड ना कर दे। क्लियर है? चलो, 2 टॉपिक हो गया। अब कुछ कुछ टर्म है उसको देख लेते हैं। पहला है एमिशन। एमिशन क्या होता है? कि वास्ट डिफरेंस और इजैकुलेटरी, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल में मिला जैसे ही तो इजैकुलेटरी डक्ट बना। तो इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा में जैसे ही सीमेन गया, इस इवेंट को बोलते हैं एमिशन। ठीक है, जब भी इजैकुलेशन होने वाला होता है उससे पहले इजैकुलेटरी डक्ट से जो सीमेन है वो किस में आता है? यूरिथ्रा में। वास्ट डिफरेंस को हटा के यहाँ कर देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और उससे किस में आएगा? यूरिथ्रा में। इस इवेंट को क्या बोलेंगे? एमिशन। उसका इजैकुलेशन जो है क्या होता है? जो पीनस है उसके जो बेस में मसल्स हैं वो जो है
मूवमेंट करेंगे, रिदमिक मूवमेंट, और जो सीमेन है उसको बहुत ही फोर्सफुली, तेजी से जो है बाहर, बॉडी के बाहर की ओर निकालेंगे। इस इवेंट को बोलते हैं इजैकुलेशन। रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मसल एट बेस ऑफ पेनिस हेल्प्स बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा ये लोग, और धीरे धीरे क्या करेगा, उसको बहुत तेजी से पुश करेगा। इस इवेंट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। और अगर इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हो रहा है तो इस इवेंट को क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। ठीक है, रिलीज ऑफ सीमेन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देखो पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अब ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिसपे आदमी आधा घंटा 45 मिनट तो आराम से पढ़ा सकता है। 45 मिनट तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनिमम है कि जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करना है। ठीक है, तो उतना डिटेल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना एनसीईआरटी है वो आराम से कवर करेंगे, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है तो उतना कवर करेंगे। बाकी नीट के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सोचे हो कि अगले साल फिर पढ़ाई का ज़रूरत पड़ सकता है तो ज़रूर जुड़े रहो। अगले साल करेंगे मस्त मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगले साल क्योंकि टाइम मिलेगा ना, इस पर बहुत लेट शुरू किए ये सब करना, तो थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो और कोई बात नहीं है, टाइम थोड़ा कम मिला है इस बार। इसमें सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते हम, कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगले साल जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये अभी कितने 3 घंटे का लेक्चर रहेगा मैक्सिमम, उसमें पढ़ेंगे आराम से, थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि एक दिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े पूरा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगले दिन पढ़े क्या कहते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस और फॉलिकुलोजेनेसिस, अगले दिन मेंस्ट्रुएशन पढ़े, फिर एक दिन इम्प्लांटेशन पढ़े और फर्टिलाइजेशन, फिर एक दिन एम्ब्रायोजेनेसिस और पार्चुलेशन पढ़े। 5-6 दिन मतलब होता है ना, 6-7 घंटे का लेक्चर रहेगा। अच्छा लगेगा, डिटेल में पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी में शुरू होता है उस इवेंट को कहते हैं मेनार। क्या बोलते हैं, मेनार। करीब 12 से 14 साल के बीच में ये हो जाता है शुरू फीमेल में। और सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाता है, रुक जाता है अराउंड द एज ऑफ 50, 45 से 55 के बीच में, जनरली 50 साल के चलते हैं कि 50 की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो उस इवेंट को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट फ्लैशेस। जब मेनोपॉज होने वाला होता है यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब रुक जाएगा, अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो सबसे टेलटेल साइन है कि हाँ पक्का पता चल जाए वो है हॉट फ्लैशेस, कि अचानक से बहुत ज़ोर से गर्मी लगेगा, ऐसा कि मतलब होता है ना, मन करेगा तुमको कि फ्रिज में खोल के बैठ जाए, मतलब 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड तक बहुत ज़ोर से गर्मी लगेगा, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाएगा सब। तो उसको कहते हैं हॉट फ्लैशेस। इट इज़ अ टेलटेल कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मेनोपॉज। एवरेज इंटरवल मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है 28 दिन। आइडियल कंडीशन है, टेक्स्ट बुक कंडीशन है, रियल लाइफ कंडीशन जनरली वेरी ही करता है, बट अपन पढ़ने के लिए 28 दिन ही मान के चलेंगे। ठीक है, डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है, अगर तुमको पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चलिए 35 दिन का है तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा, 14th डे पे ओव्यूलेशन तब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। अगर 28 की जगह पे 30 डेज का हुआ तो 30 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 16, तो 16वें दिन ओव्यूलेशन होगा। 32 डे का है 18वें दिन ओव्यूलेशन होगा। 35 डे का है 21st डे ओव्यूलेशन होगा। समझ आया, जितना भी लंबा है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जितना का भी पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उससे 14 माइनस कर दो, उस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है। समझ आया, क्योंकि जो लास्ट का जो फेज है वो फिक्स्ड है, 14 दिन का ही होगा। ठीक है, उस दिन ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद 14 दिन का फेज चलेगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना जो है ये एक बहुत ही रिप्रोडक्टिवली गुड साइन है कि हाँ आदमी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आदमी, मतलब ऑफकोर्स औरत
प्रेग्नेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी ही रीज़न है। और भी रीज़न्स हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, फिर लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर अच्छा से खाना पीना नहीं खा रहे हो तो मे भी हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी हो, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकता है, उस कारण हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ना हो। ये इंडिकेटिव हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी ही है। क्लियर हुआ? चलो, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन शुरू होता है, और ये पहली बात क्लियर कर दे रहे हैं, ये महीना का दिन नहीं है कि 28 दिन है, 1 तारीख को 1 तारीख मान लिए, नहीं। हो सकता है किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल जो मतलब ब्लीडिंग जो है वो शुरू हुआ 14 तारीख को या 17 तारीख को, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 17 तारीख को ही हो का पहला दिन। किसी का 3 तारीख को शुरू हुआ तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन 3 तारीख को होगा। किसी में 28 को हुआ तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन 28 होगा। क्लियर है? ये तुम्हारा महीना का दिन नहीं है। क्लियर हो गया? पहले चलो देखते हैं। शुरू का जो 5 दिन होता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक ऐसा साइकिल जो कि फीमेल ऑफ प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी, एप, ह्यूमन, ये सब जो प्राइमेट्स हैं उसके फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू का 5 दिन में ब्लीडिंग होता है। इस इवेंट को बोलते हैं मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस या फिर ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? चलो, अब शुरू से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जो भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग था वो शेड हो जाएगा। ठीक है? इस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बात नहीं करते, पहले देखते हैं बनता कैसे है, तो ना पता चलेगा शेड कैसे हो रहा है। ठीक है? चलो देखो, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ही बताएंगे जितना तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या जितना तुमको काम आएगा नीट में। थीका इंटरना याद है? टर्शरी फॉलिकल में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे वो अरेंज थे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में। थीका इंटरना में क्या था? ढेर सारा एस्ट्रोजन। ठीक है? एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है अपॉन एंटीरियर पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन कैसा फीडबैक देगा? पॉजिटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देगा हमेशा। एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है कम कॉन्सेंट्रेशन पे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, उसको अच्छा लगता है, वाह एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है और उसको बढ़ाओ, वो पॉजिटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन कम हो रहा है, नहीं 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 उसको बढ़ाओ। ये देखो, अगर नेगेटिव फीडबैक है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चीज़ें घटेंगी। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है चीज़ों को रेजिस्ट करना, जो हो रहा है उसको नहीं होने देना। घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा, बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, वो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, बढ़ रहा है तो बढ़ाने दो, घट रहा है तो घटने दो, ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक। तो एस्ट्रोजन जो है जब बढ़ रहा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, उससे LH और FSH दोनों बहुत जोर से बढ़ जाएगा। समझ आया? और LH और FSH जो बढ़ेगा इसी से LH सर जाएगा जो यहाँ 14th डे पे आएगा। ठीक है? और इनहिबिन जो है वो FSH का लेवल को कम कर देता है, इसीलिए जितना FSH बढ़ता है उतना LH नहीं बढ़ता है। चलो ठीक, टेक्निकल हो गया, हटा शुरू करते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल वो क्या किया? डेवलप करके क्या बनाया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाया? टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल क्या किया? डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल बनाया। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ये तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। किसके अंडर, किसके रेगुलेशन में होगा? FSH के रेगुलेशन में होगा ये। ठीक है? 14th डे पे जो LH है उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। LH का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे? नहीं स्ट्रेस मत लो, एस्ट्रोजन LH बढ़ाएगा, LH एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा तो LH का सर्ज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा LH का संख्या मात्रा बढ़ जाएगा। तो LH का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे क्या हो गया? ओव्यूलेशन। ठीक, अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया तो सेकेंडरी साइड तो चला गया उधर फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने के लिए ढूंढने चला गया। ठीक है? तो ये जो है बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल वो क्या है? वो बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि येलो बॉडी। ठीक है? और वो जो है करीब 9 दिन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा। ठीक है?
देखो होता क्या है, ये यहाँ पे जब साइकिल धीरे धीरे चल रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन बताए थे यूट्रस में सिग्नल भेजता है कि क्या कहते हैं, मेहमान आने वाले हैं, मिठाई बना के रखो या मिठाई भिजवा दो। ठीक है, तो मिठाई बना के रख रहा है वो, ये मिठाई बना के रख रहा है। ओव्यूलेशन हुआ, ये आए मेहमान भाई, घर पे आ गया मिठाई। अब ये वेट कर रहा है मेहमान का, और जब तक मेहमान आने वाले नहीं हैं तब तक कोई मिठाई खाएगा भी नहीं। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो इंडोमेट्रियम का लाइन बना हुआ था वो क्या है, मेंटेन हो सके, मेंटेन ही रहे। ठीक है, और ये 23 तारीख, मतलब 23वां दिन तक, सॉरी तारीख नहीं, 23वां दिन तक उसको उस मेंटेन करके रखेगा। यानी कि अगर तुम्हारे घर में मान के चलो कोई लड़का देखने आ रहा है, ठीक है, तो लड़का देखने आ रहा है तो तुम जो मिठाई वगैरह मंगवाए हो, लेट हो रहा है, हो सकता है आए नहीं आए, तो तुम ऐसा थोड़ी खा के बैठ जाओगे, 11 बजे का टाइम था, 11 बजे नहीं आए तो 11:30 में हम सब मिठाई खा गए, हो सकता है लेट हो जाए। तो तुम तब तक मिठाई शाम तक रखोगे, हो सकता है आ जाए, और तब तक फिर समोसा वगैरह ठंडा हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, उसको फेंक दोगे। और फिर जो है, अगर अगली बार बोले कि हाँ आ रहे हैं इस तारीख को, तो फिर तुमको ये सेम काम करना पड़ेगा। सेम कहानी है कि हम जो है यहाँ पे प्रिपेयर किए एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, कि जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन के लिए जो कुशन है, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है उसको मोटा करके रखें हम। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस लूटियम जो है दन 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 क्या सिक्रेट करना शुरू किया, प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रेट करना शुरू किया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा 9 दिन तक, 9 दिन तक जो है मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये डीजेनरेट करना शुरू करेगा, और आखिरी 2 दिन में ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, यानी कि वाइट बॉडी। इसका एक्चुअल नाम है वाइट बॉडी। कॉर्पस लूटियम येलो बॉडी, कॉर्पस एल्बिकन्स येलो बॉडी। और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या करेगा, सिक्रीट, ये जो है कॉर्पस एल्बिकन्स जैसे ही बन गया, तैसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का जैसे सिक्रीशन कम हो जाएगा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग को वही मेंटेन करके रखा था, तो वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग खत्म हो जाएगा, शेड हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक इंडोमेट्रियल लाइनिंग धीरे धीरे, उसमें इंडोमेट्रियल लाइनिंग था, जो भी ब्लड वेसल्स थे सारे के सारे शेड होने लगेंगे, और वो वेजाइनल रूट से बाहर निकलेगा। समझ आया? ये धीरे धीरे फॉलिकल बनना शुरू हुआ, तो मेरा जो क्या कहते हैं इंडोमेट्रियम है उसको हम धीरे धीरे बड़ा करते गए, मेंटेन करते गए, और बड़े कर प्रोलिफरेट करते गए, बड़ा करते गए, और उसके अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल्स वगैरह भी है कि होता है ना, अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। तो यहाँ तक हम क्या कहते हैं अपना इंडोमेट्रियम को क्या किए, प्रोलिफरेट किए, इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। और यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉर्पस लूटियम बन रहा है, इसलिए इसको लूटियल फेज कहते हैं ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में। और यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडोमेट्रियम बना है उसमें बहुत सारा सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो है वो सिक्रेशन करना शुरू कर देता है इंडोमेट्रियम, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इस दिन हुआ है ओव्यूलेशन, क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। क्लियर है? और ये मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो गया, ये 4 से 5 दिन का चलता है। जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है उस दिन से जो है अपन कंसिडर करते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप ये समझ आया होगा, और एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, अभी पूरे एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुमसे। 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन ही होता है, इसको मेंसेस या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसको प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो है क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है। यहाँ पे एंडोमीट्रियम जो है क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी में। ठीक है, फिक्स्ड, ये जो फिक्स्ड फेज है ये से यहाँ जो है हमेशा 14 दिन का ही होगा। ठीक है, सेक्रेटरी फेज कहते हैं क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम सिक्रीट करने लगता है। ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवरी में जो है क्या हो रहा है, कॉर्पस लूटियम बन रहा है। ये ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, कॉर्पस लूटियम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों सिक्रीट करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रीट करता है। समझ आया? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन का काम है इंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाना, लिख देते हैं यहाँ पे
फॉर्मेशन ऑफ या प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, इसका है मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, इसका काम है फॉर्मेशन, इसका काम है मेंटेनेंस। चलो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको समझते हैं थोड़ा। ये ओवरी में हो रहा है, ओवेरियन इवेंट, ये ओवरी में हो रहा है। धीरे धीरे फॉलिकल मेरा डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन जिस दिन हुआ है उस दिन देखो यहाँ एलएच क्या है, पीक पे है। इसी इवेंट को कह रहे हैं एलएच सर्ज। इस इवेंट को क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। ठीक है, इस इवेंट को क्या बोल दिए, एलएच सर्ज। एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन जैसे ही हो गया तो देखो ये कॉर्पस लूटियम बन गया। ये क्या बन गया, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है कम था, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने वाला ही कोई नहीं था। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही सीक्रेट जो है करने वाला बन गया कॉर्पस लूटियम, तो देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई हो गया। समझ आया। फिर जैसे ही ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम जो है धीरे धीरे डिजेनरेट कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, देखो तो प्रोजेस्टेरॉन का काम था मेंटेनेंस। ये देखो मेंटेन करके रख रहा है, यहाँ पे थिकेस्ट है एकदम। ये यूट्रेन इवेंट है, यूट्रस का। शुरू में देखो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेंसेस हुआ, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लीडिंग हुआ। उसके धीरे धीरे ये फॉलिकल डेवलप करना शुरू किया, तो एस्ट्रोजन का मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एस्ट्रोजन का भी यहाँ पे पीक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है थीका इंटरना बहुत दम भर के एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तो देखो यहाँ एस्ट्रोजन का मात्रा बहुत बढ़ गया। एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ा, एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ गया तो उसके कारण एलएच का मात्रा बढ़ गया। एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ गया तो एलएच का मात्रा बढ़ गया। एलएच बहुत ज़्यादा सर्च किया तो यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हो गया। फिर बना कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। एस्ट्रोजन जो बढ़ रहा था लेवल, तो ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे प्रोलिफरेट करा रहा था। यूट्रस में जो इंडोमेट्रियल का लाइनिंग है वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे प्रोलिफरेट कर रहा था, बढ़ रहा था। इसमें ब्लड वेसल देखो बढ़ रहा था। फिर प्रोजेस्टेरॉन आ गया तो ये मेंटेन करके रखा। जैसे प्रोजेस्टेरॉन गिर गया तो देखो ये ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, और सारा का सारा जो क्या कहते हैं इंडोक्राइन टिश्यू था जो प्रोलिफरेट किया था, सॉरी इंडोमेट्रियम का टिश्यू था, वो सब वेजाइनल रूट से, सर्वाइकल रूट से बाहर निकल जाएगा। ये डायग्राम समझ में आया अच्छे से। अच्छा, ओव्यूलेशन का ये दूसरा पीक क्यों बना, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन तो सीक्रेट कर ही रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा है। इसलिए एस्ट्रोजन का दो पीक बनेगा, एक थीका इंटरना के कारण, ये वाला हो रहा है थीका इंटरना के कारण, और ये वाला हो रहा है कॉर्पस लूटियम के कारण। क्लियर हुआ। अब देखो जितना ये एस्ट्रोजन बढ़ा था तो एलएच भी बढ़ना चाहिए था, एफएसएच भी बढ़ना चाहिए था। दोनों बढ़ा भी है, लेकिन एफएसएच का पीक छोटा है। एफएसएच का पीक छोटा है क्यों, क्योंकि यहाँ इनहिबिन काम कर रहा है। यहाँ ये जो पीक छोटा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इनहिबिन काम कर रहा है, और इनहिबिन काम नहीं, एलएच पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए एलएच का देखो पीक बहुत ऊंचा है। अभी इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लोगे। अब ये तो कहने वाली बात नहीं है भाई कि ये फॉलिकुलर फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, ये सब दिख रहा है। ये फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोलिफरेटिव कह रहे हैं यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में, लूटियल कह रहे हैं हम ओवरी के कॉन्टेक्स्ट में, सेक्रेटरी कह रहे हैं हम यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट साइकिल बिगिन। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया। अगर मज़ा आया तो कमेंट में लिख के बताओ मज़ा आया। चलो चलो, यहाँ लिखा हुआ है सब। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग बनेगा, प्लस वेस्कुलराइजेशन ऑफ इंडोमेट्रियम होगा। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग होगा, प्लस मायोमेट्रियम को पागल होने से बचाएगा। ये कि कॉन्ट्रैक्ट करके सारा का सारा एक्सपेल कर दिए, ऐसा नहीं हो, इसको पागलपन से बचाएगा। ठीक है, चलो ओवम। ओवम दिखता कैसा है अपन देखें, फिर भी आज ध्यान से देखते हैं फिर से। ये है सेकेंडरी oocyte, ये अंदर वाला जो है सेकेंडरी oocyte होता है, सब तो देखा ही है ये, अभी हम लोग देखे पढ़े। उसके बाद एक गैप होता है थोड़ा सा, इसको कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीविटिलाइन स्पेस। अब सेकेंडरी oocyte भाई बहुत दुल्हन है,
सेकेंडरी साइड क्या है, दुल्हन है, ओवम दुल्हन है। तो दुल्हन तो ऐसे पड़ी नहीं रहती है, सजी हुई रहती है, पूरा एकदम सजावट का सामान, लहंगा रहता है बहुत, उसके बाद कान नाक का पूरा पहन के रहती है, ऊपर से सहेली वगैरह भी बहुत रहती है। तो यही सहेली है उसकी, ठीक है। तो ये है जोना पेलुसिडा, ये सबसे इसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड एकदम, सबसे ज़्यादा चिपक के है इससे, ठीक है। और उसके बाहर जो है फालतू सब जो सहेली दोस्त की कॉलेज की सब जो होती है वो सब बहुत सारा है। इसको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडियाटा। और सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा जो है ये आपस में जुड़े होते हैं। ये जो जुड़ा हुआ है ना बॉन्डिंग, ये किससे जुड़े हुए हैं? हाइलुरोनिक एसिड से। किससे जुड़े हुए हैं? हाइलुरोनिक एसिड से। इसीलिए स्पर्म का जो हेड है उसमें क्या रहता था? हाइलुरोनिडेज, कि इसको तोड़ सके। समझ आया? तो ये है ओवम का स्ट्रक्चर, कैसा होता है देख लिया आपने। चलो फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। अच्छा ये पहले भी देख चुके हैं। आफ्टर इंसेमिनेशन, चलो देखो अब इंसेमिनेशन हो गया है, मान के चलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो स्पर्म है वो जा चुका है, ठीक है। स्पर्म अब स्विम करना शुरू करेगा, ठीक है। एक प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन का। कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो है अपने ऊपर की जितने कोटिंग है उसको धीरे धीरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में धीरे धीरे हटाने लगता है, ताकि वो और एफिशिएंटली स्विम कर सके और टारगेट तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर सके। इस इवेंट को कहते हैं कैपेसिटेशन। 5 से 6 घंटे लगते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन के लिए। कैपेसिटेशन के लिए कितने टाइम लगता है? 5 से 6 घंटा। होता कहाँ है? ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। क्लियर है? चलो इंसेमिनेशन के लिए, यानी इंसेमिनेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही ओवम एम्पुला पहुंचा, स्पर्म को भी एम्पुला पहुंच जाना होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में। एम्पुला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ, इनफंडिबुलम जो है उसका फिम्ब्रे उसको कलेक्ट किया और धीरे धीरे मूव करना शुरू किया इधर यूट्रस की तरफ। कैसे? उसमें सीलिया भी लगा हुआ है और फैलोपियन ट्यूब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी करता है, ठीक है। मूवमेंट होने लगा। एम्पुला में जैसे ही पहुंचा, इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि स्पर्म भी उसी समय एम्पुला में पहुंचे, और स्पर्म और ओवम दोनों एम्पुला में पहुंचे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ आया? फर्टिलाइजेशन में होता क्या है वो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले ये जो एक्रोजोम है ये क्या करेगा? आएगा यहाँ पे और अपना सिक्रीशंस जो है वो यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है इसके सिक्रीशन में? इसके सिक्रीशन में था हाइलुरोनिडेज और ज़ोनालाइसिन। हाइलुरोनिडेज जो है ये हाइलुरोनिक एसिड का जो ये यहाँ पे था, ये सब जिससे जुड़ा हुआ था, ये सब उसको डाइजेस्ट करेगा, तो इसका खुल गया रास्ता। दूसरा जो ज़ोनालाइसिन है वो क्या करेगा? ये जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है जोना पेलुसिडा, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये स्पर्म जो है अपना एक्रोजोमल कंटेंट्स के कारण स्पर्म के अंदर घुस गया। स्पर्म तक पहुंचने के लिए ये टेल जो है बहुत काम आया था, लेकिन अब इस टेल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये टेल बाहर ही छोड़ देगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें था, एनर्जी बना के दे रहा था ताकि टेल से मूव कर सके। अब लास्ट में जब पहुंच गए हो भाई, तब फिर ये सब क्या करोगे सबका? समझ आए? तो हेड जो है यहाँ आके इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज कर जाएगा सेकेंडरी oocyte का। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो जोना पेलुसिडा है ये स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि ये क्या करता है? अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। जैसे ही कोई भी स्पर्म आके घुसा ओवम के अंदर, तैसे ही जो जोना पेलुसिडा है वो अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि बस बगल वाला, ऐसा नहीं कि यहाँ पे घुसा तो ये वाला इधर से घुस जाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना चेंज कर देगा ताकि कोई भी और एंट्री स्पर्म को एंट्री ना मिले। ये प्रिवेंट करेगा क्या? पॉलीस्पर्मी। क्या इन्वेंट करेगा? स्ट्रक्चरल चेंज प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक से ज़्यादा स्पर्म ओवम के अंदर ना घुस जाए। इस बात को इंश्योर कौन करेगा? जोना पेलुसिडा। जैसे जोना पेलुसिडा के अंदर पहला स्पर्म कांटेक्ट में है,
वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा कि अब किसी भी साइड से किसी भी दूसरे स्पर्म को घुसने नहीं देगा, ठीक है। और ये जो है अपना कंटेंट्स इसके अंदर डाल देगा और यही हो गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये अगर हो गया ऐसा ऐसा तो बनेगा क्या, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। सिंगल सेल है ये, इसका प्लॉइडी कितना था, n, इसका प्लॉइडी कितना था, n, जायगोट का प्लॉइडी क्या होगा, 2n। क्लियर हुआ। n मिलके एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलके क्या बनाया, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो है हीरो, सेकेंडरी oocyte हीरोइन, ये अभी तक M2 में ही थी, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ही थी। आगे है स्लाइड, 1 मिनट देखते हैं। हाँ है। चलो, जो ओवम था वो किस में था, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में था। जैसे ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें आएगा APC। APC क्या बोलते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा और ये मेटाफेज 2 से किस में आ जाएगा, अपना मियोसिस जो 2 है उसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म जो है वो क्या लेके आया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी तो लेके आया। तो ये अब कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद ये बनाएगा ओवम या एग प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। और फर्स्ट पोलर बॉडी हो या सेकेंड पोलर बॉडी हो, उसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली डीजेनरेट कर जाता है, समझ आया, डीजेनरेट कर जाता है। क्योंकि उसको बोले ना कि वो मतलब सूर्यवंशम में जो अमिताभ बच्चन था ना, ऐसा बेटा था वो, कोई काम का नहीं था, मतलब एटलीस्ट उसको तो वही यही लगता था ना। तो भाई इसको बस कोई जायदाद से बाहर निकाल दिया गया, बस नाम का बेटा था तो दे दिया गया कुछ कि ठीक है भाई आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके चला जाओ। कोई भी साइटोप्लाज्म में मतलब कोई भी जायदाद वगैरह जो है नहीं दिया गया उसको, बस नाम था कि हाँ भानु प्रताप है तो भाई लेके जाओ। वही है सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो एग है यही स्पर्म से मिलेगा, ये स्पर्म से मिलेगा और क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। तो फर्टिलाइजेशन समझ आया, फर्टिलाइजेशन समझ आया। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहीं पर सेक्स का डिटर्मिनेशन हो गया है। फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो होता है XX और मेल में जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है X और Y। तो फीमेल एक ही टाइप का गैमेट बनाती है बस X, और मेल 2 टाइप का गैमेट बनाता है X और Y, ठीक है। तो मान के चलो फीमेल एक ही टाइप का गैमेट बनाती है तो बस X ही बनाएगी, और मेल का स्पर्म ये तो X हो सकता है तो ये क्या बनाएगी, फीमेल चाइल्ड। लेकिन ये फीमेल का मान के चलो X, फीमेल का X और मेल का Y आके मिल गया तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। यानी ये टोटली 50-50% चांस है, क्योंकि मेल अगर 20 करोड़ स्पर्म रिलीज किया है तो उसमें लगभग 10 करोड़ स्पर्म में X क्रोमोसोम है और 10 करोड़ स्पर्म में Y क्रोमोसोम है। टोटली चांस पे है कि जो स्पर्म पहुंचा ओवम तक, जो फर्टिलाइज किया, उसके अंदर X क्रोमोसोम था कि Y क्रोमोसोम था, टोटली चांस पे, समझ आया। तो ये फीमेल का तो कोई गलती नहीं है कि बच्चा मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है। टोटली सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज किया जाके ओवम को। अगर X वाला फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल और Y वाला फर्टिलाइज करेगा तो मेल। तो NCERT तुमको मतलब मेरा काम यहाँ तक बताना था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। फीमेल एक ही टाइप का एग प्रोड्यूस करती है जिसमें X क्रोमोसोम होता है, मेल X और Y वाला दोनों प्रोड्यूस करता है। उन दोनों में से कोई भी जाके फर्टिलाइज करेगा तो उसी हिसाब से क्या कहते हैं, मेल और फीमेल का चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन होगा। तो NCERT चाहती है कि तुम थोड़ा सा और जानो इस बारे में, कि देखो जैसे कि
ये तो क्लियरली दिख रहा है कि मेल के कारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हमारे समाज में फीमेल को बहुत ही परेशान किया जाता है कि वो मेल बच्चा नहीं दे रही है, ये गलत है, ये समाज में रुकना चाहिए। तो ये तुम एक सोशल मैसेज था, एनसीईआरटी देना चाह रही है तो हम तुमको दे दिए भाई। बाकी ये इन्फॉर्मेशन का तुम क्या करोगे तुम समझो। और जेन्युइन भी बात है कि अगर मेल फीमेल के हाथ में कुछ थोड़ी है। देखो ऐसा क्यों माना जाता था, क्योंकि फीमेल ही अपने गर्भ में ऊम्ब में बच्चे को रखती है। तो ऐसा माना जाता था कि अगर तुम्हारे ऊम्ब में है तो तुम्हारा कंट्रोल है कि बच्चा मेल बनेगा कि फीमेल। बाकी साइंस तो यही कहता है कि स्पर्म जो है वो स्पर्म का क्रोमोसोम डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द बेबी। बाकी खिलाने वाले तो गोलगप्पा भी खिला के कह रहे हैं कि मेरा गोलगप्पा खाओगे तो फीमेल बच्चा होगा, या मेरा पानी पूरी या जो भी कोई चाट खाओगे तो फीमेल बच्चा होगा। जो भी जिसको जो चाहिए बेच रहा है, कुछ भी कह के बेच रहा है, लोग का क्या है। अपन को इम्प्लांटेशन पे ध्यान देना है। अब देखो जायगोट बन गया। कहाँ बना जायगोट? एम्पुला में। कहाँ बना जायगोट? एम्पुला, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वही हुआ था। फिर एम्पुला से देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से धीरे धीरे ये ओवम रिलीज हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ से धीरे धीरे जो है ये मूव करते 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 यहाँ यूट्रस तक पहुँचेगा और यहाँ के फाइनली इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचते 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 ये डिवाइड भी तो करता है। सबसे पहले यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ देखो यहाँ पर ही जायगोट बन गया। ठीक है, जायगोट के बाद जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं क्लीवेज, क्योंकि वो सेल देखो एक सेल है इतना बड़ा, वो डिवाइड करके 2 सेल बनाया। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, एक सेल है बस सेल है। उसके अंदर डिवीजन हुआ तो इसी के अंदर दोनों सेल एडजस्ट कर गया, अलग अलग नहीं हुआ। क्रोमोसोम भी ग्रो नहीं किया, बस उतना में ही एडजस्ट कर गया। फिर ये दोनों अंदर में ही डिवाइड कर गया, फिर वो लोग और डिवाइड किया, यानी 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। जितना भी सेल डिवीजन हो रहा है साइज नहीं बढ़ रहा है, अभी तक साइज नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो जो 2, 4, 8 सेल का जो स्टेज होता है, जैसे ये 4 है, ये 8 सेल का स्टेज है, इसको बोलते हैं अर्ली मोरूला। फिर जो 16 सेल का स्टेज होगा उसको बोलेंगे लेट मोरूला। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन दिखा रहा है ना, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा ये है लेट मोरूला लिखा यहाँ तो है, ये है लेट मोरूला। ये है 16 सेल स्टेज, ये है 8 सेल स्टेज। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट में 32 सेल स्टेज है, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो मोरूला किसको बोल रहे हैं? 8 सेल वाले स्टेज को। 16 सेल वाले स्टेज को क्या बोल रहे हैं? लेट मोरूला। 32 सेल वाले स्टेज को क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन जो 32 इंडिविजुअल सेल्स हैं उन इंडिविजुअल सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, कंफ्यूज नहीं होना। 32 सेल्ड है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 ब्लास्टोसिस्ट में कितने हैं? 32 ब्लास्टोमियर्स। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, MERES। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्लास्टोमियर्स उन इंडिविजुअल सेल्स का नाम है जो कि क्लीवेज के बाद ये जो डिवीजन टाइप हो रहा है, इस डिवीजन टाइप को बोलते हैं क्लीवेज, जिसमें सेल जो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही बस डिवाइड कर रहा है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ये हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, कि 32 सेल स्टेज जो है, वो जो 32 ब्लास्टोमियर्स थे वो अरेंज हो गए आउटर ट्रोपोब्लास्ट में। कुछ लेके आए हैं क्लीवेज, इसी में समझाते हैं। पहले एक सेल का था जाइगोट, फिर 2 सेल का बना, 4 सेल का, 8 सेल का, 16 सेल का और 32 सेल का बना। इस 32 सेल वाले को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ये कह रहे हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अरेंज हो जाएगा आउटर ट्रोपोब्लास्ट में। ये ऐसे ऐसे इमेजिन करो, बहुत मेहनत का काम है भाई डायग्राम बनाना। ये आउटर सिस्ट है, ये आउटर सेल्स है,
ये वाला जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। और जो अंदर में यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स होंगे, इसको बोलेंगे ICM यानी इनर सेल मास। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ट्रोपोब्लास्ट है यही फ्यूचर में जाके क्या करेगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये फ्यूचर में जाके प्लेसेंटा बनाएगा। प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रायो और मदर उन दोनों के टिश्यू से मिल के बनता है। एम्ब्रायो का भी अपना टिश्यू होगा और मदर का भी अपना टिश्यू होगा। ये दोनों मिल के एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को हर कुछ देता है, खाना पीना देता है, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो वो प्लेसेंटा बनाएगा। तो प्लेसेंटा बनाने में जो एम्ब्रायो का पार्ट रहता है, जो भी पार्ट एम्ब्रायो का जो भी टिश्यू है जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा वो क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और इनर सेल मास जो है ये किसमें, ये चला जाएगा एम्ब्रायो बनाने में। ट्रोपोब्लास्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन में काम है, हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में बच्चे को। और ये इनर सेल मास है वो किस में हेल्प करेगा, एम्ब्रायोजेनेसिस में। क्लियर है। और ये जो क्लीवेज करते करते पहुंचा यहाँ पे, क्लीवेज करते करते ये लोग पहुंचा यहाँ पे इंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, और इंडोमेट्रियल लाइनिंग में जाके इसे दीवार में चिपक गया और दीवार धीरे धीरे ग्रो करते करते इसको अंदर में इनगल्फ कर लिया। समझ आया, दीवार में जाके लग गया और ये दीवार जो है धीरे धीरे ग्रो करते करते हमको इनगल्फ कर लिया। मान के चलो हम सीमेंट के अंदर चले गए। तो इस तरह का होता है इम्प्लांटेशन। क्लियर हो। गैस्ट्रुलेशन, अब क्या है, जैसे ही बच्चा धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करता है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्लीवेज हो गया, ICM हो गया, प्लेसेंटा के बारे में बता दिए, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे, प्लेसेंटा के बारे में बता देते हैं पहले। प्लेसेंटा क्या है, एम्ब्रायो प्लस मैटरनल टिश्यू। एम्ब्रायो प्लस मैटरनल टिश्यू, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये इसका काम है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को दे, जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा यानी कि O2 जो है वो बच्चे को देगा, CO2 जो है वो बच्चे से वापस ले लेगा कि भाई तुम क्या करोगे CO2, तुम्हारे पास तो ऑर्गन भी नहीं है अभी कि तुम बाहर निकाल सको उसको, ठीक है। तो O2 लो, जो काम है तुमको लो, न्यूट्रिएंट चाहिए लो, नाइट्रोजन वेस्ट कचरा है तुम्हारे पास नहीं चाहिए तुम लाओ लाओ वापस दे दो। तो प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिएंट्स देता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बच्चे का ले लेता है और वापस मैटरनल ब्लड में डाल देता है। समझ आए। तो प्लेसेंटा जो है पूरा ख्याल रखता है किसका, बच्चे का। प्लेसेंटा का काम देख लिए अपन क्या क्या था, न्यूट्रिएंट देना, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीटरी वेस्ट एलिमिनेशन। समझ आए। प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है जो प्लेसेंटा है, एम्ब्रायो तो मान के चलो यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ये जो डंडी है जिससे कनेक्टेड है एम्ब्रायो, इस डंडी का नाम है यूम्बिलिकल कॉर्ड। यूम्बिलिकल कॉर्ड, इस डंडी से प्लेसेंटा जो है बच्चे को खाना पीना देते रहता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या है, जब बच्चा धीरे धीरे एम्ब्रायो यानी कि डेवलप हो रहा होता है, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट है और इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास जो है धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करके 3 अलग जर्म लेयर बनाएगा। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक है। 3 जर्म लेयर, जो अंदर का इनर सेल मास था वो डेवलप करके 3 जर्म लेयर बनाएगा। कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। समझ आए। 3 जर्म लेयर बनाएगा और यही तीनों जर्म लेयर पूरा बॉडी बनाएगा। एक्टोडर्म जैसे स्किन बनेगा, एक्टोडर्म क्या बोलेगा, स्किन बना लेते हैं हम, ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, ये सब काम करेगा।
मीजोडर्म बोलेगा हम ऐसा करते हैं, हार्ट बना लेते हैं, किडनी बना लेते हैं, और क्या बोलो, ब्लड बना लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, एडिपोज टिश्यू सब मीजोडर्म बनाएगा। और एंडोडर्म जो है बोलता है कि हम गट बना लेते हैं, टेंशन मत लो, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बना लेते हैं हम, ठीक है। और प्रोस्टेट बना लेते हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग जो है क्या कहते हैं, पूरा अपना बॉडी जो है, पूरा का पूरा बॉडी वो उन्हीं 3 जर्म लेयर से बना है, ठीक है। सबका अपना अपना काम था। जो आउटर लेयर था वो बोला स्किन बना लेते हैं हम, बाकी मिडिल जो लेयर था वो बोला कि हम ऑलमोस्ट हर चीज़ बना लेते हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, ये सब सब मेसोडर्म बनाएगा। और एंडोडर्म जो है वो गट बनाएगा, जो पेट है ना, मतलब ऊपर से नीचे एलिमेंट्री कैनाल, वो बनाएगा, ठीक है। तो ये लोग काम अपना डिवाइड कर लिया और बोला कि सब हम लोग बना लेते हैं मिलजुल के। तो ये जो 3 जर्म लेयर का बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना पढ़ोगे काफ़ी है। इम्प्लांटेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन बता दिया। अब हार्मोन देखो, जैसे ही क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम तो 5-7 दिन का ही उसका व्यवस्था है, 9 दिन का। उसके बाद वो डीजनरेट करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही डीजनरेट करना शुरू करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा 5-6 दिन में। आते हैं यहाँ पे फिर से, देखो अगर फर्टिलाइज यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ तक में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 14 दिन में देखें तो 17वां दिन तक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ तक में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जैसे ही ये डीजनरेट करना शुरू करेगा, जो सबसे पहला लेयर बनेगा एम्ब्रायो का, वापस आते हैं हम, जो सबसे पहला लेयर बनेगा एम्ब्रायो का उसको बोलेंगे अपन, जैसे अभी देखे ना कि ये ट्रोपोब्लास्ट था, ये ट्रोपोब्लास्ट था बाहर का, और अंदर का क्या था, इनर सेल मास, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट जो है धीरे धीरे, इनर सेल मास जो है धीरे धीरे ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा, ठीक है। और सबसे पहले 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, ये दोनों मिलके बनाता है, ठीक है, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बनाएगा कुछ कुछ लेयर। क्या क्या देखते हैं, पहला है कोरियन। कोरियन कौन बनाएगा, कोरियन बनाएगा ट्रोपोब्लास्ट, आउटर वाला, ठीक है। फिर आएगा एमनियन, ये कौन बनाएगा, ट्रोपोब्लास्ट इनर वाला, एलेंटोइस और यॉर्क सेल, ठीक है। ये 4 मेम्ब्रेन जो है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्क सेल, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं ताकि जो इनर, ये जो बच्चा है इसको सब खाना पीना मिल सके, ठीक है। तो कोरियन का जो, ये जो कोरियन है, ठीक है, ये कोरियन जो है, और मैटरनल टिश्यू, जैसे इम्प्लांट हुआ दीवार में जाके घुस गए तो कुछ तो होगा, सबसे पहले ये हाथ बढ़ाएगा कि भाई हमको कुछ खाना पीना चाहिए होगा, बाद में तो तुमको दो खाना पीना। तो कोरियन जो है अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, कोरियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, और उसका क्या नाम होगा, कोरियोनिक विलाई। क्या नाम होगा, कोरियोनिक विलाई। और उधर से मैटरनल का टिश्यू जो है वो भी आके इसे इंटरडिजिटेट हो जाएगा, इसे फंसा लेगा, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ सके, गैसेस एक्सचेंज बढ़ सके। ये ध्यान रखना है कि मदर का ब्लड कभी भी फीटस के ब्लड को टच नहीं करता है, इसीलिए जो भी होगा सिक्रेटरी होगा, एक्सचेंज होगा, कैसे मतलब जो भी एक्सचेंज होगा वो क्या कहते हैं, सिक्रेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट से होगा। तो एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है, सरफेस एरिया बढ़ाना। तो इंटरडिजिटेशन जो विलाई करते थे, जहाँ भी अब्जॉर्प्शन का काम होता है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, पढ़े हो। तो वैसे विलाई जहाँ पे बनेगा वहाँ क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ के ये लोग इंटरडिजिटेट हो गया, ताकि जो एक्सचेंज है अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वो क्या है, अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये हो गया कोरियोनिक विलाई। एमनियन का काम होता है, क्या कहते हैं, एमनियन जो है वो इम्ब्रायो के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, और उसके अंदर प्लेसेंटा और इम्ब्रायो दोनों एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं,
एमनियोटिक फ्लूइड, ये एम्ब्रायो के जस्ट बगल में होता है, ये इस एरिया में मान के चलो। ये वाला डायग्राम दूसरा है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड देखे हो कि जो पेट फूला रहता है, बच्चा का मुंह, सर, कंधा, हाथ अलग अलग होता है, लेकिन उस शेप का तो नहीं रहता है पेट फुला हुआ। पेट तो ऐसे गोल फुला हुआ रहता है जो भी प्रेग्नेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड का क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है का पहला काम है कि वो बच्चे को डेसिकेशन से बचाएगा। चलो इस नेक्स्ट पेज करते हैं। चलो देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पहला है कोरियन। अपने का काम का क्या है? ये कोरियोनिक विलाई बनाता है, ठीक है। आउटर ट्रोपोब्लास्ट जो है उससे बनता है ये। फिर है एमनियन। एमनियन क्या करेगा? एमनियोटिक सैक बनाएगा, जिसमें क्या भरा होगा? एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? प्रिवेंट डेसिकेशन, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। जो एमनियन है वो बच्चे को पूरा तरह से कवर करके रखता है। फीटस भी कुछ कुछ रिलीज करता है फ्लूइड, और प्लेसेंटा भी इधर से कुछ कुछ रिलीज करता है फ्लूइड। और जो है, अगर ये कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ऐसे करके मान के चलो, ठीक है, तो ये जो ऐसे करके बना हुआ है, ये इसमें फीटस जो है ये घूम रहा है, मस्त तैर रहा है। तो इसके चारों तरफ का ये जो फ्लूइड है वो क्या है? इसके चारों तरफ का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें घूमता फिरता रहता है। समझ आया? तो पहला काम क्या है इसका? प्रिवेंट डेसिकेशन, यानी कि जो एम्ब्रायो है वो ड्राई नहीं हो जाए, उसका मॉइस्चर ना खत्म हो जाए, इसके लिए एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड लाइक रहता है, ठीक है, काफ़ी विस्कस गाढ़ा फ्लूइड होता है। वो क्या करेगा? डेसिकेशन से बचाएगा, यानी कि ड्राइंग आउट से बचाएगा। दूसरा क्या है? शॉक अब्जॉर्बर। मान के चलो चलते चलते फीमेल को यहाँ पर लग गया, तो तुरंत वो बच्चे को नहीं लगना चाहिए, तो शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है ना, तो वही हाइड्रोलिक फ्लूइड ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। फिर तीसरा है ये, तीसरा है एलेंटोइस। एलेंटोइस ह्यूमन में कुछ खास काम करता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जानवर में ये, ह्यूमन में ये मोस्टली नॉन फंक्शनल है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है प्लेसेंटा तक ब्लड वेसल ले जाने में। और कुछ कुछ खास काम नहीं है इसका। हाँ, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके एक्सचेंज में हेल्प करता है, ह्यूमन में नहीं, अदर में, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, उसमें क्या है काम करेगा ये? एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा। और चौथा है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक ह्यूमन में मोस्टली नॉन फंक्शनल होता है, क्या हेल्प करेगा? अर्ली एम्ब्रायो के आरबीसी फॉर्मेशन में क्या करेगा? अगर तुम्हारे काम में पूछा जाए कि यॉर्क सैक क्या करता है, पहली बात तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है यॉर्क सैक क्या है, नहीं होता है, कुछ नहीं बताया। फिर भी अगर तुमसे पूछा जाए कि यॉर्क सैक क्या करता है, तुम क्या लिखोगे? आरबीसी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो हॉर्मोन्स देखो। जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, और मेटरनल टिश्यू है, वो दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाया, इसका नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या करेगा प्लेसेंटा? कॉर्पस लूटियम तो उधर डीजनरेट करने वाला था, तो ये लोग को कुछ तो ऐसा रिलीज करना होगा हार्मोन जो कि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट ना करे, तो ये रिलीज करेगा HCG। क्या ये रिलीज करेगा? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यानी ह्यूमन में कोरियोन से निकलने वाला गोनाडोट्रोपिन। और वो गोनाडोट्रोपिन कैसे काम करेगा? GnRH जैसा, LHFSH को बढ़ा के रखेगा, LHFSH बढ़ा रहेगा तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। समझ आया? देखो कोरियोनिक विलाई रिलीज करता है, और ये कोरियोनिक विलाई क्या फ्यूचर में जाकर प्लेसेंटा ही बनाएगा, तो एनसीईआरटी लिखी है कि प्लेसेंटा जो है रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन।
ये और क्या रिलीज करेगा, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और रिलैक्सिन लेटर स्टेजेस में, तो रिलैक्सिन जो है वो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेजेस में वो क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है एक हड्डी है जो मॉन्स प्यूबिस के थोड़ा अंदर रहता है। मॉन्स प्यूबिस के थोड़े अंदर में एक हड्डी होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। वहाँ जॉइंट प्यूबिक बोन होता है एक्चुअली, और वो जो जॉइंट है कनेक्टेड होता है जो पेल्विक पेल्विक गर्डल जो है उससे फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होता है। उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करेगा तो जो बर्थ कनाल है वो होगा वाइडन हो पाएगा, और बर्थ कनाल वाइडन होगा तो बच्चे का निकलने में आसानी होगा, ठीक है। डिलीवरी में हेल्प करता है रिलैक्सेंट। लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होगा, कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस लुटियम, ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है ये। और भी अदर हार्मोन जैसे कि क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, ये सब भी हार्मोन का लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोर्टिसोल इज ए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, यानी कि वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा के रखेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा तब ना जो फीटस है उसको भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, ठीक है। तो मैटरनल ब्लड में जो शुगर है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अब एक आदमी का खाना नहीं सर्कुलेट हो रहा है, दो आदमी का खाना सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखने के लिए थायरोक्सिन जो है वो BMR बढ़ा देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि ओवरऑल जो है तुम्हारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है वो उसका रेट क्या हुआ, बढ़ गया, तुम्हारा बॉडी एक्टिव हो गया। क्यों, दो आदमी का ख्याल रखना है, तो ये होता है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन ये तीनों जो हार्मोन है ये बॉडी में बस तब रिलीज होता है जब आदमी मतलब औरत प्रेग्नेंट हो, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी हार्मोन अगर तुम्हारे बॉडी में है इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, समझ आए। और यही HCG हार्मोन जो है, जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, यही HCG हार्मोन जो है क्या होता है, चेक करते हैं, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट किट सब होता है वही यूरिन में HCG लीक कर रहा होता है, उसको चेक करते हैं कि ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ आदमी प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो धीरे 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 डेवलप करेगा, तो उसमें पहला महीना में एम्ब्रायो का हार्ट बनता है, यानी कि जो अर्लीस्ट साइन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो है वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उस एम्ब्रायो का सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, और हार्ट बनेगा तो हम स्टेथोस्कोप से साउंड सुन के ये पता लगा सकते हैं कि उस एम्ब्रायो का, लैग कर रहा है वीडियो क्या, एम्ब्रायो का जो है हम हार्ट का साउंड सुन के पता लगा सकते हैं कि वहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रहा है या नहीं, ठीक है। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि हाथ पैर बनेगा और उसमें उंगलियां बनेंगी, ठीक है। तीसरे महीने में बनेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और लिम्स। ये एक डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे 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 सब कुछ बन ही रहा है, ठीक है। तो लिम्ब और डिजिट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू धीरे 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 बन ही रहा होगा। फिफ्थ मंथ में हमको दिखेगा मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ठीक है, यानी कि सर पे बाल दिखना, और जो मूवमेंट है, पहला मूवमेंट फीटस जो लात मारता है वो सब कब दिखेगा, फिफ्थ महीने में, ठीक है। सिक्स्थ महीने में जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेज जो है ये सब वो बन जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ मंथ में पार्चुरेशन हो जाएगा, 9 महीने में फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है बाहर निकल जाएगा, +- 7 दिन होता है, ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड फीटस 9 महीने के बाद बाहर निकल जाएगा। पार्चुरेशन, देखो पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी, जो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ है वो है पार्चुरेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है तो समझ में आया कॉम्प्लेक्स है। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब है कि ये इसमें न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, यानी ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा और हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो पार्चुरेशन होता कैसे है, शुरू जब अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सिग्नल आता है जिसका नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या नाम है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये कौन देता है, मैच्योर एम्ब्रायो और प्लेसेंटा। फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है, मैच्योर एम्ब्रायो क्या लिखेंगे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस लिखो, फुल्ली डेवलप्ड
फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिल के मैटरनल पिट्यूटरी को एक सिग्नल देता है, मैटरनल पिट्यूटरी को, माँ का पिट्यूटरी को, कि ऐसा है कि हम हो गए बन के तैयार, अब जो है हमको निकलना है बाहर। ठीक है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल देंगे माँ के पिट्यूटरी को कि भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा, मायोमेट्रियम, याद है जो यूट्रस है उसके जो वॉल्स हैं उसका 3 लेयर है, बाहर वाला पेरीमीट्रियम है, ये क्या है पेरीमीट्रियम, उसके अंदर का जो मस्कुलर स्मूथ मसल का था लेयर उसको बोलते थे मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो ग्लैंडुलर लेयर था उसको क्या बोलते थे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ही सब कहानी हो रहा है, इम्प्लांटेशन वगैरह सब एंडोमेट्रियम में ही हुआ है। ठीक है, मायोमेट्रियम जो उसके अंडरलाइन में सपोर्ट सिस्टम था स्मूथ मसल का, वो करेगा, शुरू करेगा कॉन्ट्रैक्ट करना। अब स्मूथ मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में, ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैटरनल पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड माँ का ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, उससे क्या हुआ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुआ, ये दोनों जाके कहाँ सिग्नल भेजा, मैटरनल पिट्यूटरी को। मैटरनल पिट्यूटरी क्या रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन क्या किया माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हल्का सा जो स्मूथ मसल है यूट्रस का मायोमेट्रियम का वो कॉन्ट्रैक्ट किया। ये जो है सिग्नल वापस दिया मैटरनल पिट्यूटरी को कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये और सिग्नल भेजा कि और रिलीज करो। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, सिग्नल जाते रहेगा, ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा मात्रा में जो है रिलीज होते रहेगा, और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, फिर फीडबैक जाते रहेगा, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि फीटस जो है बॉडी से बाहर एक्सपेल नहीं कर दिया जाता है। क्लियर है, कुछ देर के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक लूप का, कि मायोमेट्रियम जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आया। पिट्यूटरी से क्यों ऑक्सीटोसिन आया, क्योंकि फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा पिट्यूटरी को बोला कि हम लोग तैयार हो गए, हम लोग को बाहर निकलना है, और इस सिग्नल को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी फीटस का बाहर निकलने का रिफ्लेक्स। ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आगे काम किया मायोमेट्रियम पे, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक लूप दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, वापस से पिट्यूटरी को, कि ए भाई पिट्यूटरी, ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वापस पिट्यूटरी को बोला कि हमको और चाहिए, तो ये फिर से ऑक्सीटोसिन आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये पिट्यूटरी को बोला, फिर ऑक्सीटोसिन आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये जो फुली डेवलप्ड फीटस है ये बाहर नहीं निकल जाता है, बॉडी के बाहर नहीं निकल जाता है। यही है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, याद रहेगा। चलो अब जो है मेमोरी ग्लैंड भी डेवलपमेंट हो रहा था तब तक। एस्ट्रोजन जो है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा, और क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन उसमें मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन कराएगा, एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन उसमें क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, उसी तरह प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन वो इनडायरेक्टली ये करता है, उसमें मिल्क फॉर्मेशन कराता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल का, और उसमें मिल्क का इजेक्शन कराएगा। बाहर निकलवाने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का, उसमें मिल्क बनाने का काम किसका है, प्रोलैक्टिन का। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किसका काम है, एस्ट्रोजन का, और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन किसका काम है, प्रोजेस्टेरॉन का। क्लियर है, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन हेल्प करेगा जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है, मिल्क इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे। जो इनिशियल डेज में यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद, पार्चुरेशन के बाद इनिशियल डेज में जो मिल्क रिलीज होता है वो काफ़ी येलोइश होता है और काफ़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कोलोस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग फीटस या जो जो क्या कहते हैं बच्चा इन्फेंट पैदा हुआ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज़ भी होता है। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीजी, जो सीधा माँ उसको दे रही होती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो अभी बना नहीं है, तो उसको रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है माँ के द्वारा कि वो अब बॉडी से बाहर आ गया है तो खुद के इन्फेक्शन से लड़ सके, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो, इसके लिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दिया जाता है मदर मिल्क के थ्रू, इसको कहते हैं आईजीजी। ठीक, ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जैसे आईजीए वो प्लेसेंटा का बैरियर क्रॉस करके बच्चे में आ जाता है। बच्चे में कोई अगर परेशानी हो तो माँ अपने बॉडी से आईजीए नाम का एंटीबॉडी सीधा प्लेसेंटा से बैरियर क्रॉस करा के इसको दे सकती है फीटस को। ये पढ़ेंगे अपन ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में। ठीक, मिल्क में फैट होता है, केसिन इज मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, ये तो हम लोग देखे थे, 1 से 2 लीटर एवरेज है। ठीक है, ये कर चुके हैं अपन, तो इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ठीक है, आई होप कि इसमें 2 फॉर्मेट में हम ट्राई किए कि एक पहले से हम लिख के लाएं कि टाइम कम लगे, दूसरा फॉर्मेट में हम लिख के नहीं लाएं ताकि हम धीरे धीरे लिखेंगे तो किसी टॉपिक पे स्टे करेंगे तो लेक्चर्स ऑफ कोर्स थोड़े लंबे होंगे बट आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे हम स्टे करेंगे इसका मतलब उस टॉपिक को हम समय दे रहे हैं, बार बार उस चीज़ को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग भी आपका शांत हो रहा है, समय ले रहा है, तो प्रोसेसिंग में भी हो सकता है आसानी हो, दिमाग के अंदर जाए भी। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस फॉर्मेट में अच्छा लगा, कि पहले से लिखा हुआ है या फिर पहले से हेडिंग वगैरह लिख के आए कि हाँ बेहतर समझा सकें। आप बताइएगा आपको कैसा अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम समझाने लगते हैं तो फिर मेरा स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं रहता है, फिर सुंदर नोट्स नहीं मिलेगा अपन को। लेकिन हाँ समझाएंगे, और अगर पहले से लिख के आएंगे तो फिर समझाएंगे कि हाँ ठीक है ये कोई ये होता है, लेकिन हम किसी भी टॉपिक पे बहुत देर स्टे नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है उसमें ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो आप बताइए किस टाइप का अच्छा लगा, या कुछ तीसरा फॉर्मेट हो सकता है तो वो भी बताइए। ठीक है, आईड लव टू हियर फ्रॉम यू। बाकी अभी तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। पुराने स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो जो भी होगा कोई भी कॉम डाउट हो तो कष्ट पीड़ा दुख तकलीफ जो भी है कमेंट्स में बताइए। बाकी हाइप का ऑप्शन आता है, कल भी बोले थे कि हाइप से होता कुछ नहीं है, बस आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, मतलब आप घर पे शेयर कीजिएगा, किसी को कोई सेंस नहीं बनाता है क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है ये, हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप शेयर कीजिए इसको किसी को, क्योंकि कोई क्यों देखेगा, अगर उसको देखना होगा तो देख लेगा, ढूंढ के देख लेगा मुझे, और अगर नहीं देखना होगा तो पापा आपके ये वीडियो देखेंगे नहीं, या कोई दोस्त आपका देखेगा नहीं ये वीडियो, अगर उसको नहीं है इसमें इंटरेस्ट तो ये वैसा है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं कि यूट्यूब पे ही जो इंटरेस्टेड लोग हैं बाकी जो ढूंढ रहे हैं उनको ये वीडियो रिकमेंड हो जाएगा, ये कर सकते हैं। बाकी आपको जो ठीक लग रहा है, अगर आपको है कि हाँ ऐसा कंटेंट फ्यूचर में चाहिए तो आपको क्या करना नहीं करना आपको पता है, वो हर कोई जैसा हमको बोलना नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक चलो चॉप चॉप।